हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज एक नया रिएक्शन वीडियो होने वाला है। धमाका मचाने वाला है। ये रिएक्शन वीडियो किसका पर होने वाला है? बैलेंसा ऐसा आदमी है, मतलब वो जो करना चाहते हैं वो करके दिखाया है। मतलब यूथ के लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा तगड़ा तगड़ा काम करने जा रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मिनिमम 27 में उसका शुरू हुआ है इसका सफर। मतलब पीएम हो गया है नेपाल का, लेकिन ऐसा कुछ करके दिखाया है। अभी तक वो ऐसा कोई नहीं कर सकता था, लेकिन अभी तक एक करके दिखाया है। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते ये क्या क्या करने जा रहा है। अभी आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। मतलब वो एक यूट्यूबर है जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है यूथ नेशन। वो मतलब क्या करने जा रहा है, मतलब पीएम, मतलब वो बैलेंसा नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो क्या करने जा रहा है उसका अभी पूरा ए टू जेड वो बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सुन लेते हैं, वो उसका वीडियो में लगा देता हूँ। वीडियो मजेदार आएगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो तो मजा आएगा ही आएगा, लेकिन अभी तक जो मतलब कोई नहीं कर पाया ऐसा अभी बैलेंसा करके दिखाया है। आप लोग के लिए करके दिखाया है। मतलब आप लोग का दम है, मतलब नेपाल वाला का पूरा दम है, इसीलिए करके दिखाया है। नेपाल का यूथ पूरा मतलब जबरदस्त काम करने के लिए जा रहा है बैलेंसा के साथ। पूरा बैलेंसा को मतलब इश्क, मतलब उसको पूरा जबरदस्त काम करने के लिए मौका दे रहे हैं। लेकिन हम लोग का इंडिया में ऐसा यूथ है ही नहीं, अभी तक नहीं आया है सामने। है ऐसा यूथ है लेकिन सामने नहीं आया है। लेकिन नेपाल के यूथ लोग पूरा सामने आ गया है, प्रोटेस्ट किया है। अभी देखो नेपाल कहां से कहां तक लेके जाएगा बैलेंसा। आइए बैलेंसा का बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या करने वाला है। सुन लेते हैं अभी। नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा भारत की होने वाली है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन शाह के बीच बहुत सारी डील पर वार्तालाप होने वाली है। और इसी में से एक मुद्दा है ग्रेटर नेपाल का, जिसके विषय पर बहुत गहरी और लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है और ये समाधान निकल सकता है कि क्या इस बीच में कोई समझौता होगा या फिर नेपाल इन जगहों पर अपना आधिपत्य जमाता रहेगा। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब से बालेन शाह प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या वो चीन के साथ ज्यादा प्रभाव में रहेंगे या फिर भारत के साथ ज्यादा प्रभाव में रहेंगे। दोस्तों, जब से बालेन शाह प्रधानमंत्री बने हैं तब से एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं जिसका प्रभाव नेपाल की राजनीति में डायरेक्ट तौर पर पड़ रहा है। उन फैसलों की फहरिस्त लेकर आया हूं। अभी आपको बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे कि क्या इतने कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और क्या भारत में उस फैसलों को लागू किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक समय ऐसा भी था जब राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए थे और तभी पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं और सोनिया गांधी को मंदिर प्रशासन रोक लेता है। राजीव गांधी वहां के राजा से बहुत सारी गुजारिश करते हैं, लेकिन वहां के राजा भी कह देते हैं कि सोनिया गांधी को इस मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, इसके बाद हर्ष ये हुआ कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी नेपाल पर आर्थिक नाकाबंदी लगा देते हैं, जिसकी वजह से नेपाल की इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ता है। दोस्तों, उस पूरे प्रकरण को भी इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा और अंत में दोस्तों यह भी बताऊंगा कि चीन कैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और जो भी छोटे छोटे देश हैं उनको कर्ज देता है और कर्ज देने के बाद जब वो देश असमर्थ हो जाते हैं उन कर्ज को चुकाने में, तो उनको कैसे गुलाम बना लेता है, इसकी पूरी लिस्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत जानकारी पूर्वक है और बहुत रिसर्च करके बनाई गई है। अगर इसको देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं तो उनका क्या क्या मायने निकल सकता है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह जब से बने हैं तब से फैसले कौन कौन से लिए हैं। दोस्तों, उन्होंने फैसला लिया है कि सरकारी दफ्तर में नेताओं की तस्वीर अब नहीं लगेगी, वीआईपी काफिले के लिए सड़क जाम नहीं होगी, मंत्रियों और सरकारी अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, राजनीति छात्रों के लिए नहीं होगी, छात्र राजनीति पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी, 5th क्लास तक परीक्षा नहीं होगी, सरकार के वादों और कार्य प्रगति की जांच जनता कर सकेगी, किसी भी मिनिस्टर की गाड़ी रोकी जा सकती है चाहे वो बालेन शाह की ही गाड़ी क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने फैसला लिया है कि इनके पहले जो 4 प्रधानमंत्री थे उन सभी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये एक के बाद एक वो बड़े फैसले हैं दोस्तों, जिसके बाद जो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह हैं वो बहुत अधिक चर्चा में है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जो पॉलिसी है ये लॉन्ग टर्म वाली प्रधानमंत्री की पॉलिसी हो सकती है। दोस्तों, एक बार जरा याद करिए, 2 घटनाएं मैं आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहली घटना दोस्तों,
जेपी आंदोलन की। जेपी आंदोलन से एक जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट थे वो निकले लालू प्रसाद यादव। और बिहार की हालत देख ही सकते हैं आप उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद और आज तक। दूसरी घटना दोस्तों मैं आपको याद दिलाता हूं, देश की राजधानी दिल्ली में जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो उस अन्ना आंदोलन से एक प्रोडक्ट निकला जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने लेकिन आज आरोप भ्रष्टाचार का झेल रहे हैं। दोस्तों उसी तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री उसी तरीके से बने हैं, क्योंकि नेपाल में कुछ दिन पहले जेएनजी आंदोलन हुआ और उसी जेएनजी आंदोलन के बाद तख्ता पलट हुआ और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं बालेन शाह। और अब उसी के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं। नेपाल की सड़कों पर वो भ्रष्ट अधिकारियों को डांटते फटकारते नजर आ रहे हैं। जो काम वो अपनी दफ्तर में बैठकर उन अधिकारियों को समझा सकते थे वही काम वो सड़कों पर कर रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। बिना प्रोटोकॉल के वो सड़कों पर जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये सारी चीजें कब तक। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन तमाम चीजों को जानकारी देने के बाद आपको ये बता दिए चलता हूं कि आखिर बालेन शाह प्रधानमंत्री नेपाल के जब भारत आएंगे तो 10 कौन से विषय हैं जिस पर चर्चा हो सकती है और सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। दोस्तों सबसे पहला काम तो ये होगा कि दिल्ली में उनका भव्य स्वागत होगा। बालेन शाह प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे मोदी से और जहां दोनों देश भारत नेपाल के विशेष और गहरी दोस्ती पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरी दोस्तों नेपाल के कुछ पुराने दावे जैसे कि ग्रेटर नेपाल का नक्शा, जब ये मेयर हुआ करते थे तो इन्होंने एक मैप जारी किया था नेपाल का ग्रेटर नेपाल और उसके बाद उसमें काला पानी लिपोलेख ये तमाम चीजों को दर्शाया गया था। और काफी लंबे समय से नेपाल इन जगहों पर अपना दावा और आधिपत्य ठोकता हुआ आया है। इन दोनों विषयों इस खास विषय पर दोनों पक्ष की शांतिपूर्वक समाधान और सीमा प्रबंधन पर फोकस वाली वार्ता हो सकती है जिससे तनाव जो है वो कम हो सके। तीसरा पॉइंट दोस्तों भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यात्रा के दौरान ट्रेड बैलेंस सुधारने के बारे में, इसके अलावा सुविधाएं बढ़ाने के बारे में, आर्थिक नीति को लेकर इन तमाम विषयों पर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की बात करें दोनों देशों को लेकर उस पर भी वार्तालाप हो सकती है। नेपाल में बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। अब भारत इस विषय पर लंबे समय से वार्तालाप नेपाल से कर रहा है। नई सरकार के दौरान हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो प्रोजेक्ट उस पर तेजी आ सकती है। उसकी प्रगति को लेकर एमयू साइन किया जा सकता है जिससे दोनों देशों की जो ऊर्जा क्षमता है और इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा है इन दोनों देशों की तय की जा सके। अब दोस्तों आगे समझिए। दोस्तों जो बालेन शाह हैं वो युवा हैं और ऐसे में शायद वो युवा एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में कुछ बात करें, टूरिज्म के लेकर बात करें, स्किल डेवलपमेंट को लेकर नए आइडिया रख सकते हैं जिससे नेपाल के जो लोग हैं वो भारत में युवा आकर स्किल डेवलपमेंट को लेकर नई क्रांति कर सके। इसके अलावा दोस्तों टूरिज्म को लेकर राम मंदिर, अयोध्या जैसी सांस्कृतिक स्थलों पर तीर्थ यात्रा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी वार्तालाप हो सकता है। दोस्तों सीमा सुरक्षा और आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग्स को लेकर भी बातचीत हो सकती है। दोनों देश की सीमाएं आपस में मिलती हैं और ऐसे में सीमा सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय माना जाता है। दोस्तों नेपाल चीन के साथ भी संबंध रखता है और भारत के साथ। ऐसे में क्या ये सबसे बड़ा सवाल है कि चीन के प्रभाव में बालेन शाह रहेंगे, क्योंकि इसके पहले के जो ओली थे वो जो है वो चीन के अधिक प्रभाव में दिखाई देते थे और जिसके बाद से उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में राम जी का जन्म नहीं हुआ था, अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में ही हुआ था। अब दोस्तों ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर विवादास्पद है, लेकिन जब वो ऐसा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चीन के प्रभाव में ज्यादा। लेकिन बालेन शाह अब युवा है, क्या ये अपनी सोच नए तरीके से विकसित कर सकते हैं या फिर भारत चीन के बीच जो इनका एक तरीके से कहें रोल रहेगा वो संतुलित रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों बालेन शाह युवा हैं और स्वतंत्र छवि के कारण उनका मीडिया में क्रेज ज्यादा है और ऐसे में ये जो आधिकारिक यात्रा है ये सुर्खियां बटोर सकती है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं। जब ये आधिकारिक यात्रा पूरी हो जाएगी नेपाल के प्रधानमंत्री की तो हो सकता है कि उसके कुछ महीने बाद नेपाल की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री आधिकारिक यात्रा पर जाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की जिस पर बहुत अधिक फोकस करने की जरूरत है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि आखिर भारत से नेपाल में क्या क्या जाता है, कितना डिपेंडेंट है नेपाल भारत से। एक लिस्ट और एक फहरिस्त देखिए। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस, तमाम चीजें जाता है और इस हालात में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच इतना बड़ा युद्ध चल रहा है उसके बावजूद ये चीजें जा रही हैं। सबसे बड़ा आयातक देश भारत है नेपाल के लिए। स्टील प्रोडक्ट, आयरन रॉड, सीड्स ये तमाम चीजें नेपाल जाती हैं। औद्योगिक मशीनें, कृषि मशीनें, निर्माण उपकरण ये भी जाते हैं। गेहूं, चावल और अन्य अनाज, चीनी, नमक ये भी जाते हैं। कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, टायर, चेसिस, स्पेयर पार्ट्स ये तमाम चीजें जाती हैं। विभिन्न प्रकार की दवाएं, मेडिकल प्रोडक्ट्स और खेती के लिए रासायनिक खाद तक भारत से ही जाती है। मतलब वो मूलभूत चीजें जो अगर ना पहुंचे तो आदमी की जिंदगी जो है वो रेंगती हुई नजर आए। ऐसे में ये तमाम चीजों का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है भारत पे। अगर भारत जो है अगर नेपाल भारत से बेहतरीन रिश्ते बनाकर नहीं रखता है तो उसके इस तरीके से बिजनेस पर और उसके आर्थिक चीजों पर बहुत अधिक हद तक नुकसान और प्रभाव पड़ सकता है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि सोनिया गांधी का प्रकरण मैंने आपको शुरू में कहा, वो जरा एक बार प्रकरण आप समझ लीजिए।
दोस्तों 1988 का समय था। राजीव गांधी अपने पत्नी के साथ, सोनिया गांधी के साथ नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर गए थे और आधिकारिक यात्रा पर जाने के बाद वो जाने वाले थे पशुपतिनाथ मंदिर में। पशुपतिनाथ एक हिंदू मंदिर है, वहां पर सिर्फ हिंदू ही जाते हैं। ऐसे में वे काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर गए और पशुपतिनाथ मंदिर की परंपरा है, उसके नियम के अनुसार केवल हिंदू ही उस मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों सोनिया गांधी कौन सी जाति से या धर्म से आती हैं? वो आती हैं ईसाई धर्म से। अब इसलिए मंदिर प्रशासन ने उन्हें तुरंत मना कर दिया। राजीव गांधी नेपाल के उस समय के राजा वीरेंद्र से बहुत अधिक हद तक कई बार गुजारिश करते हुए अनुरोध किए कि जाने दीजिए, पूजा करने दीजिए, लेकिन सोनिया गांधी को अंदर जाने नहीं दिया गया। अब इसका हश्र नेपाल बहुत बड़े पैमाने पर भुगता। उस समय के पीएम राजीव गांधी ने तुरंत फैसला किया कि 89 के बाद से ही भारत सरकार ने नेपाल के आर्थिक नाकाबंदी लगा दी। अब हश्र यह हुआ कि नेपाल की जनता और राजनीतिक दलों में भारत के प्रति नाराजगी बढ़ गई। लंबे समय से नेपाल चीन की तरफ झुका और जो आज भी भारत की चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस समय आप इस चीज को और समझ सकते हैं कि नेपाल और भारत का रिश्ता जो है वो रोटी बेटी का रिश्ता है और राम जानकी का रिश्ता है। ऐसे में एक समय अगर देश के प्रधानमंत्री थोड़ी सी सहनशीलता दिखाए होते तो आज हो सकता है कि नेपाल का जो प्रभाव है चीन पर उतना अधिक नहीं पड़ता और भारत के साथ रिश्ते और अच्छे होते। लेकिन दोस्तों आप जरा समझिए कि चीन इससे कैसे खार खाए हुए है और चीन करता क्या है। दोस्तों चीन छोटे देशों को कर्ज देता है। कर्ज देने के बाद जब वो देश उस कर्ज को चुकाने की हैसियत में नहीं रहते हैं तो उन देशों को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। कुछ देशों के नाम तरह समझिए। श्रीलंका में ये काम कर चुका है। श्रीलंका में कुल कर्ज दिया है तकरीबन एक मान के चलिए 5 से लेकर 13 बिलियन डॉलर तक इसने कर्ज दिया श्रीलंका को। 2017 में कर्ज चुकाने में असमर्थ जब हुआ तो उसके बाद चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग को 99 साल की लीज पर 70 से 85% हिस्सेदारी देनी पड़ी। पोर्ट और आसपास के तकरीबन 15,000 एकड़ की जमीनों पर जो नियंत्रण था वो चीन का बन गया। दूसरा देश पाकिस्तान में खूब जो है यहां पर कर्ज लिया है। तकरीबन 30 बिलियन कर्ज जो है वो पाकिस्तान लिया है और गवडार पोर्ट पर मजबूत ऑपरेशन नियंत्रण भी करा है ये चीन, क्योंकि जो लगातार जो है पाकिस्तान इस कर्ज को जो है वो चुका नहीं पा रहा है। संसाधन और ऊर्जा क्षेत्र में भी चीन का बहुत अधिक प्रभाव माना जाता है। लाओस भी खूब कर्ज लिया है, 12 बिलियन कर्ज लिया है और 2020 से लेकर 24 में चाइना साउथर्न पावर ग्रिड को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी ने 90% हिस्सेदारी 25 साल की लीज पर दे दिया। ऊर्जा ग्रिड पर चीन का नियंत्रण बहुत अधिक बढ़ चुका है लाओस में। और इसी के साथ दोस्तों जाम्बिया, केन्या और तमाम ऐसे देश हैं जहां पर चीन सेम काम करता है और वो नेपाल के साथ भी इस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। नेपाल को कर्ज तो देता है लेकिन उसका एक ही काम है कि अगर कर्ज ये देश नहीं चुका पाएगा तो ये देश पर कब्जा कर लिया जाएगा, इसके संसाधनों पर कब्जा कर लिया जाएगा। और जब संसाधन पर कब्जा होगा तो दोस्तों सीमा पर सिक्योरिटी और लगानी पड़ेगी, सुरक्षा और बढ़ानी पड़ेगी भारत को, क्योंकि भारत जो है वो नेपाल का पड़ोसी देश है और ऐसे में दोनों देश की सीमाएं बढ़ती हैं और जब चीन का आधिपत्य उस देश में ज्यादा होने लगेगा तो सीमा तनाव जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा। अब आगे दोस्तों आपको और चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। चीन नेपाल के रास्ते भारत को चुनौती दे रहा है, लगातार ये काम हो रहा है और इसको समझिए दोस्तों। BRI प्रोजेक्ट से घेराबंदी करता है। अब इसमें चीन नेपाल की सड़क, रेलवे, हाइड्रो पावर प्लांट और प्रोजेक्ट, इन तमाम के जरिए वो अपना प्रभाव बढ़ाता है ताकि नेपाल भारत पर निर्भर थोड़ा सा कम हो जाए। भारत पर निर्भरता कहीं ना कहीं नेपाल की कम हो जाए। नेपाल में ब्रिज बनाने की कोशिश करता है और ये एक तरीके से समझिए कि चाइना और यहां पर भारत अब ये एक काम करता है लगातार चीन की ये एक ब्रिज बनी ताकि जो सीमा है और वहां उस नेपाल में आधिपत्य चीन का हो जाए और आसानी से भारत को घेरने की फिराक में रहे। अब दोस्तों राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ाना चाहता है। पहले कम्युनिस्ट सरकार, जैसे मैंने ओली की बात की, तो ओली का जो एक तरीके से प्रधानमंत्री थे तो चीन के साथ जो रिश्ता था वो बेहतर था और वही राजनीतिक प्रभाव जो है वो नेपाल में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बालेन शाह बने हैं, युवा हैं, कई मंत्री के कैबिनेट में कई मंत्री भी जो युवा हैं। अब ऐसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन के साथ नेपाल के रिश्ते उसी तरीके से केपी ओली वाले टाइप के रहेंगे या फिर भारत और चीन के बीच का जो रिश्ता है और नेपाल जो इस तरीके से क्रिएट कर रहा है इस बीच में वो संतुलन लेके चलेगा। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर से बाजार पहुंच, नेपाल के जरिए चीन सामान आसानी से भारत में घुसने का रास्ता बनाता है जिससे भारत की आर्थिक और सुरक्षा स्थिति पर भी असर पड़ता है। क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ना, नेपाल को चीन की तरफ झुकाकर चीन पूरे दक्षिण एशिया में भारत की पारंपरिक प्रभावशाली स्थिति को कमजोर करने की एक कोशिश भी कर रहा है। वो तिब्बत वाले एरिया को घेरना चाहता है, एक तरीके से कह सकते हैं, और उस एरिया को अगर घेर लेगा तो चीन जो है, अगर भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है या फिर ये कहें कि जो सीमा का तनाव है, सुरक्षा का तनाव है, वो और अधिक हद तक बढ़ जाएगा जिससे दिक्कतें और अधिक पैदा होंगी। अब दोस्तों लास्ट में आपको बता देता हूं कि आखिर बालेंद्र शाह है कौन। दोस्तों 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नारा देवी में
में बालेन शाह का जन्म होता है। और उसके बाद इनका जो जन्म होता है वो मधेसी मूल परिवार में, पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम रहता है राम नारायण शाह। वीएस निकेतन स्कूल में 10 से 12वीं तक की पढ़ाई वहीं तक करते हैं काठमांडू में। बचपन से ही दोस्तों इनको शौक था कविताएं लिखने का, इनको शौक था म्यूजिक का, संगीत का, और उसी में उसके बाद आगे चलकर आगे बढ़ते हैं। 2008 और 2014 तक हिमालय व्हाइट हाउस कॉलेज में ये सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद 2012 में पहला रैप गाना और 2013 में दूसरा बैटल जीतते हैं रैप को लेकर। आगे चलकर दोस्तों ये गाना गाते हैं, क्रांति का गाना लिखते हैं, इस भ्रष्टाचार के ऊपर गाना लिखते हैं, युवाओं के रोजगार पर गाना लिखते हैं, और वो गाने जो है युवाओं को बहुत अधिक पसंद आते हैं। भ्रष्टाचार और युवा निराशों पर गाना ये प्रसिद्ध होता है। भारत के बेंगलुरु एनआईटी यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक करते हैं, मतलब इनका भारत से भी रिश्ता है, भारत में आकर पढ़ाई की है। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया तो बहुत सारे घरों को फिर से बनाने में, पुनर्निर्माण करने में इनका बहुत योगदान था, उसमें बहुत हद तक इन्होंने मदद की। 2018 में साबिना काफले से शादी करते हैं, अभी इनकी एक बेटी भी है। 2022 में काठमांडू के मेयर बनते हैं और उसके बाद लगातार एक के बाद एक नए कीर्तिमान काठमांडू में हासिल करते हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर बड़े दल को हराते हैं, सफाई, ट्रैफिकिंग, अवैध निर्माण पर सख्त कानून बनाते हैं और सख्त काम करते हैं। मेयर के रूप में शहर सुधार, डिजिटल पारदर्शिता को भी फोकस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों टाइम 100 इमर्जिंग लीडर में भी ये शामिल होते हैं। 2025 में जब जेनजी आंदोलन होता है उसके बाद एक नाम चर्चा में आता है बालेन शाह, और आगे चलकर जब चुनाव होता है तो ये प्रधानमंत्री बनते हैं। और दोस्तों जब मेयर पद से इस्तीफा देते हैं तो ये प्रधानमंत्री बनते हैं। दोस्तों 5 मार्च को चुनाव में आरएसपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और उसके बाद पुराने नेताओं को हराया। दोस्तों 35 साल की उम्र में ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी जो युवा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह। इस पूरी जर्नी को लेकर आप क्या कहेंगे? और जब वो भारत आ रहे हैं, ऐसे में पहली आधिकारिक यात्रा भारत की कर रहे हैं, ऐसे में चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? तो प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। बने रहें यूथ नेशन के साथ, मैं आपके साथ विक्की सिंह।